सी के डेवलपमेंट के बाद C++ के आने का, और क्या रीजन है इस तरीके से किसी भी मतलब लाइक कंटिन्यूअसली इंफॉर्मेशंस को, मतलब प्रोग्रामिंग रिलेटेड लैंग्वेजेस को अपडेट करने का। ठीक है, ये सारे टर्म्स आप किसमें पढ़ोगे, प्रोग्रामिंग अप्रोच में। यहाँ पर आप ये भी आपको बताया जाएगा कि एग्जैक्टली कौन कौन से डीमेरिट्स है, जहां आप अभी तक आपने सिर्फ पढ़ा कि सी क्या होता है, सी के मेरिट्स क्या थे, और हम उसे क्यों यूज करते हैं, ठीक है, और कैसे यूज करते हैं। पर स्टिल जहां पे डिसएडवांटेजेस आते हैं वहीं पे नया अपडेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये बताया जाएगा कि एग्जैक्टली व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग using C++, or what is the main reason behind the development of your C++, which is also known as an extension of your C. ठीक है, C is nothing but a parent of your C++. तो बेसिकली जो भी क्वालिटीज, जो भी कंटेंट, जो भी कीवर्ड्स, जो भी प्रॉपर्टीज आपके सी में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, वो सब आपको C++ में मिलेंगे, पर एक्सटेंडेड भी होंगे, बिकॉज ये क्या है, उसका एक्सटेंड वर्जन है। तो एक्सटेंड वर्जन होने की वजह से सी के सारे कंटेंट्स इसमें तो इंक्लूड है ही, पर इसके खुद के भी बहुत सारे कंटेंट्स हैं। तो यहाँ पर आपको उसके बारे में बताया जाएगा कि सी अपार्ट फ्रॉम सी इसमें और भी क्या चीजें ऐड हुई जिसकी वजह से ये सी से ज्यादा पॉपुलर हुआ या सी से ज्यादा बेस्ट माना गया। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? हेलो, okay. The next is when we are talking about programming approach or paradigm, तो यहाँ पर आपको प्रोग्रामिंग अप्रोच बेसिकली फ्रॉम पास्ट टू रिसेंट के अकॉर्डिंग बताया जाएगा इन अ हायरार्किकल मैनर, जिसके 3 कैटेगरी होते हैं। पर हम ब्रीफ डिस्कशन लेंगे विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज कंप्लीटली रिलेटेड टू योर C++, क्लास, वेरिएबल्स, डेटा टाइप। आई एम मस्ट श्योर कि आप लोग को वेरिएबल और डेटा टाइप पहले से ही पता है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं। ठीक है, जो आप ऑलरेडी सी में पढ़ चुके हैं वही इसमें भी है, बस हम इस पे थोड़ा सा काम ज्यादा करेंगे। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंसेस ऑफ स्ट्रक्चर एंड क्लास। स्ट्रक्चर सी में आप लोग को स्ट्रक्ट कीवर्ड याद है? हेलो हेलो, मेरा स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, तो आप लोग को स्ट्रक्ट कीवर्ड याद है? या स्ट्रक्ट कीवर्ड याद नहीं है? सी का टॉपिक था स्ट्रक्ट, STRUCT। तो स्ट्रक्ट और क्लास में क्या अंतर है आपको इसमें पता चलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज द प्रोग्रामिंग पैराडाइम। ठीक है, इससे अमन जस्ट म्यूट योर माइक अभी। स्क्रीन शेयर हो रहा है? यस मैम। You all know about C++, sorry C, familiar हो गए तुम लोग अपने C लैंग्वेज से? I mean, बहुत कुछ नहीं, बहुत डीपली नहीं, पर हाँ एक हद तक तो याद होना चाहिए। Yes or no? यस मैम। Okay. यस मैम। Who was the developer of C? डेनिस रिचर। Dennis Ritchie. ठीक है, so this is the basic differences of your C and C++. C को हम लोग प्रोसीजर, फंक्शन, जो भी जानते हो बता सकते हो। क्या नाम पूछिए? C को प्रोसीजर, फंक्शन या स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज क्यों कहा जाता है?
एनीवेज, इन सी लैंग्वेज हम लोग जब फंक्शन पे काम करते हैं, फंक्शन पे काम किए हो ना, यूजर ओरिएंटेड फंक्शन, ओके। तो जब हम फंक्शन पे काम करते हैं, सी हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, यू जस्ट क्रिएट अ स्मॉल यूनिट ऑफ योर प्रोग्राम, और यू कैन क्रिएट अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ योर प्रोग्राम, जो कि हम बाद में प्रोग्राम के साथ ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। मतलब कि छोटे छोटे फंक्शन, छोटे छोटे एक्शन को आप एज अ फंक्शन प्रोग्राम में जोड़ भी सकते हो और उससे निकाल भी सकते हो। इससे आपके पूरे स्ट्रक्चर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। इसी वजह से सी को फंक्शन ओरिएंटेड या प्रोसीजर ओरिएंटेड और स्ट्रक्चर्ड ओरिएंटेड प्रोग्राम कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लो आपको एक कैलकुलेटर बनाना है सी में, जहां पे 4 ऑपरेशंस आपको परफॉर्म, मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। आप क्या करोगे, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड नाम के 4 फंक्शन बनाओगे। Now you want to execute only 2 function between them. आप क्या कर, आप चाहते हो कि सिर्फ 2 ही फंक्शन एग्जीक्यूट हो, बाकी के 2 एग्जीक्यूट आपको नहीं करना है। इन दैट केस आप क्या करोगे, आपने चारों को डेवलप किया है, लेकिन आप जिसको यूज करना चाहते हो, जिसको एग्जीक्यूट करना चाहते हो, बस उसी को एग्जीक्यूट कर रहे हो, बाकियों को एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो। सो ऐसे कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज। जिस एक्शन को हम परफॉर्म करना चाहते हैं, बस सिर्फ और सिर्फ वही एक्शन उसमें परफॉर्म होगा, ठीक है। पर यहां पर एक डिफरेंसेस आता है, सी सिर्फ प्रोसीजर और फंक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज है, जबकि सी प्लस प्लस क्या है, प्रोसीजर। मतलब इसमें आप फंक्शन पे भी काम कर सकते हो, और फंक्शन के अलावा इसके पास एक और फीचर भी है, दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे काम करता है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी आप लोग के लिए वर्ड जानना ज्यादा जरूरी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। सी प्लस प्लस सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, या सिर्फ और सिर्फ प्रोसीजर ओरिएंटेड नहीं है। सी प्लस प्लस प्रोसीजर और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड दोनों की कैटेगरी में आता है। क्यों आता है, हम ये भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, तुम्हारे पहले क्वेश्चन का आंसर किसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों कहा जाता है, बस यहीं पर है। डेटा इज नॉट प्रोटेक्टेड इन सी। डेटा इज नॉट प्रोटेक्टेड इन सी का मतलब है कि आपका इंफॉर्मेशन कहीं पर भी जाकर के चेंज हो सकता है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ यूजर। जैसे कि मान लो तुम ऊपर मतलब कि प्रोग्राम के इनिशियल में a इक्वल टू 5 लिख रहे हो, तो 5 a कैसे ट्रीट होगा, 5 एज अ वैल्यू ऑफ 5 ट्रीट होगा। लेकिन अब उसी a को तुम कहीं पर ले जा करके a इक्वल टू 7 कर दो, तो क्या तुम्हारा कंपाइलर ऐसा करने की फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करेगा। अगर हम कोई कांस्टेंट वैल्यू लें, इनिशियली हम सपोज करो इनिशियली मेरा वैल्यू है a इक्वल टू 5, ठीक है। अब आफ्टर सम एग्जीक्यूशन, सपोज करो कुछ एग्जीक्यूशन परफॉर्म हुआ, एंड आफ्टर दैट हम वापस से क्या कर रहे हैं, a इक्वल टू a, ठीक है। वैल्यू पे क्या हो गया, डिफरेंसेस आ गए। तो ये फैसिलिटी सी में नहीं है कि आप जो वैल्यू लियो हो उसको प्रोटेक्ट कर सको। अगर आप इफ यू वांट टू चेंज दैट वैल्यू, आप उसको आराम से चेंज कर सकते हो। प्रोटेक्शन नाम का कोई भी चीज आपके वेरिएबल की वैल्यू के साथ यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है, हेलो, एम आई क्लियर? ओके, ठीक है। तो इस वजह से कहा जाता है कि डेटा प्रोटेक्शन सी में अलाउ नहीं है, बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट की वजह से डेटा प्रोटेक्शन सी प्लस प्लस में अलाउड है। डेटा प्रोटेक्ट होता है सी प्लस प्लस में, एंड इफ यू वांट टू चेंज योर वेरिएबल डायरेक्टली विदाउट द परमिशन और विदाउट द प्रायर इंफॉर्मेशन, तो ये फैसिलिटी आपको सी प्लस प्लस में नहीं मिलती है। दिस इज द मेन डिफरेंस, जिसकी वजह से सी प्लस प्लस को प्रोसीजर ओरिएंटेड ही नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की कैटेगरी में भी रखा गया है। सी यूजेस द टॉप डाउन अप्रोच। जब आप प्रोग्राम लिखते हो सी में, ठीक है, तो आप हमेशा इस तरीके से काम करते हो, एंड देन योर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन
फिर आपका क्लोज होता है. दिस इज कॉल्ड टॉप डाउन अप्रोच. स्क्रीन विजिबल है ना? यस मैम. ठीक है. यहाँ पर आपका मेन पहले रीड होता है एंड आफ्टर दैट जितने भी कंटेंट्स हैं वो रीड होते हैं. क्लियर है? तो बेसिकली मेन पहले रीड होता है, उसके बाद आपके कंटेंट्स रीड होते हैं. ठीक है. तो दैट्स व्हाई इट इज डिफाइंड एज अ टॉप डाउन अप्रोच, जहां पे आपके सारे प्रोग्राम स्टेप बाय स्टेप प्रिपेयर होते हैं. पर C++ uses a bottom up approach. C++ के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट में आकर के आप वाइडमैन से पहले प्रोग्राम का क्लास डिफाइन करोगे. क्या डिफाइन करोगे? प्रोग्राम का क्लास. इस प्रोग्राम के क्लास में आप कंटेंट्स लिखोगे, उस कंटेंट्स को क्लोज करोगे, तब जाकर के आप उसे वाइडमैन से कनेक्ट करोगे. ठीक है. तो ये कहलाता है बॉटम अप अप्रोच. हम सभी जानते हैं बॉटम अप क्यों कहलाता है, बिकॉज यहाँ पर वाइडमैन कहाँ है? इन बॉटम, जबकि सी में कहाँ था? इन टॉप. ठीक है. तो बॉटम में मेन होने की वजह से आपका कंपाइलर हमेशा पहले मेन को रीड करेगा. तो ऑब्वियस सी बात है, मेन जहां पर होगा पहले वहीं जाके रीड करेगा. ठीक है. तो इन बॉटम है तो बॉटम में जाकर के रीड कर रहा है. इन दैट केस इट इज डिफाइंड एज अ बॉटम अप अप्रोच. क्लियर है? हेलो, समझ में आया या नहीं? नाउ देन उसके बाद अगर मान लो, सपोज करो एक क्वेश्चन कर रहे हैं आप लोगों से, थोड़ा सोच समझ के जवाब देना. मान लीजिए कि मुझे फंक्शन बनाना है एडिशन का. ठीक है. मान लो मुझे एडिशन का फंक्शन बनाना है. ठीक है. जहां पर एड नाम का फंक्शन कंसिस्ट टू वैल्यू, दैट इज ए एंड बी. एक फंक्शन है जिसके पास कितने वैल्यू एडिशन में है? सिर्फ और सिर्फ 2 वेरिएबल एडिशन में है. ठीक है. फिर मुझे एक और फंक्शन बनाना है जिसके पास कितने वेरिएबल एडिशन में होंगे? 3 वेरिएबल एडिशन में होंगे. ठीक है. ये दोनों का काम क्या है? ऐड करना, पर अलग अलग तरीके से. एक सिर्फ और सिर्फ 2 वेरिएबल के लिए कांस्टेंट है और एक 3 वेरिएबल्स के लिए कांस्टेंट है. समझ में आ रहा है? अब अगर आपको सी में अगर ये प्रोग्राम बनाना हो, तो क्या आप ऐड नाम का एक प्रोग्राम, मतलब एक फंक्शन 2 वेरिएबल के लिए, और फिर वापस से उसी ऐड नाम का एक फंक्शन 3 वेरिएबल के लिए, मतलब कि द सेम डिक्लेरेशन of the name of your function with 2 or 3 variables together is possible or not? एक ही नाम का 2 फंक्शन, जिसमें से एक बारी वो 2 वेरिएबल को ऐड कर रहा है और एक बारी 3 वेरिएबल्स को ऐड कर रहा है, क्या सी में पॉसिबल था? यस और नो? हेलो, is this possible in C or not? नो मैम, पहले नहीं था. पहले नहीं था. अमन, अब तुम नहीं बोलोगे. ओके मैम. Now the next one is Nishant. Are you there? Nishant, unmute your mic. Nishant? Okay. He is not there, right? लग तो रहा है कि नहीं है. साइना? साहिना? Am I audible or not? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. साहिना, आप बताओ कि एक ही फंक्शन के नाम पे हम क्यों नहीं बना सकते? मतलब कि मोर देन वन टाइम डिक्लेयर क्यों नहीं कर सकते हैं? Ma'am, question please repeat. आपको एक नाम पे अगर 2 अलग अलग फंक्शन बनाने हो which perform different actions in a same program, ठीक है, अगर एक ही प्रोग्राम में
दो अलग अलग एक्शन के लिए एक ही नाम का दो अलग अलग फंक्शन बनाना हो पर नाम दोनों का एक ही हो, तो क्या ये पॉसिबल है? और नहीं है तो क्यों नहीं है? मैम पॉसिबल नहीं है, पर ये नहीं पता क्यों नहीं है। ओके, ये नहीं पता कि क्यों नहीं है। एनीवन? अंकित? मैम सिर्फ नहीं बोलो। मैम कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सा फंक्शन को एग्जैक्टली एग्जीक्यूट कर रहा है। एग्जैक्टली, कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा। वेरी गुड। ठीक है, तो इस वजह से हम ये ऐसा कोई नाम या फिर ऐसा कोई कंटेंट उसे प्रोवाइड ही नहीं करते हैं। से भी कुछ बोलना है? हम बस बोल रहे थे कि वो बना तो सकते हैं पर वो गार्बेज वैल्यू ले लेगा बाद में जाके, वहां से नहीं कर पाएगा वो खाना। नहीं, वो गार्बेज भी नहीं लेगा, वो एरर देगा। ठीक है, बिकॉज वो कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इस वजह से यहाँ पर एक सिंथेटिकल एरर जनरेट होगा मल्टीपल डिक्लेरेशन का। तो ये फैसिलिटी हमें सी में नहीं प्रोवाइड होती है। इन दैट सिचुएशन हमें क्या करना पड़ता है, नाम को थोड़ा ट्विस्ट करना पड़ता है या चेंज करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल ऐड हो गया, ऐड 1 हो गया, इस तरीके से। पर C++ allow us to declare the same function name with the different action. C++ हमें ये फैसिलिटी देता है with some rules and regulations कि आप एक ही नाम को अलग अलग एक्शन या अलग अलग फंक्शन के लिए यूज कर सकते हो, पर you have to follow the particular rules and regulation first. जो भी उसके पर्टिकुलर रूल और रेगुलेशन है वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। एंड इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है पॉलीमॉर्फिज्म। क्या कहा जाता है? पॉलीमॉर्फिज्म। समझ में आया? क्लियर है? मैम एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। ओके, थोड़ा वेट करना। अमन गुप्ता? अमन? मैम आपका आवाज ठीक से नहीं आ रहा। ओके, मेरी आवाज नहीं आ रही है तो नेटवर्क इश्यू है या फिर आवाज ब्रेक नहीं हो रहा है ना? मैम बहुत खराब आवाज आ रहा है। अच्छा, ठीक है, तो हम बात करेंगे इसके लिए अभी फिलहाल। अजीब सा आवाज आ रहा है एकदम। सॉरी, कैसा? जैसे अजीब फटा सा- स्पीकर रोबोट के ठीक है, तरह। नेक्स्ट टाइम देख लेंगे, अभी इसको डिस्कशन का सब्जेक्ट नहीं रखते हैं। ठीक है, अमन गुप्ता? हेलो? यस मैम, मैम नेट पे इशू था। सॉरी अमन, कौन से आईडी से आप ज्वाइन किए हो? हेलो? एनीवेज, फिर से हम इसे बता रहे हैं। In C language, compiler get confused due to the multiple declaration of the same name of any function. ठीक है, कंपाइलर क्या होता था, कंफ्यूज हो जाता था एक ही नाम के डिक्लेरेशन की वजह से इनसाइड द फंक्शन एंड जनरेट सम सिंटैक्टिकल एरर। और क्या करता है, कुछ सिंटैक्टिकल एरर जनरेट करता है। Sorry. So basically, in C language, compiler के error, syntactical error की वजह से it doesn't allow us to use a same name inside the function, और
inside the different function. But in C++, object-oriented concept provide us a feature named polymorphism, Polymorphism, ठीक है, polymorphism, through which we can generate or we can declare a same name of function with the multiple declaration. हम मल्टीपल डिक्लेरेशन के साथ सेम नेम ऑफ फंक्शन का यूज कर सकते हैं, मतलब कि अलग अलग एक्शन को परफॉर्म करने के लिए यू कैन यूज द सेम नेम ऑफ फंक्शन विद सम पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशन, एंड द कॉन्सेप्ट इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म. ठीक है, आया समझ में? यस मैम. Okay. Now, so this is the difference between C and C++. The next difference is input and output function. कौन सा use करते हो तुम लोग C में? To read and write the data. Ma'am, gets and puts. That is for a string only. General. Scanf or printf? Exactly. Scanf and printf. But in C++, आपके पास कोई फंक्शन नहीं होता है. We have some object. हमारे पास क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है, which name is cin and cout. cin is treated as your scanf. ठीक है, scanf जो काम करता था वो cin करता है, and cout is treated as your printf. printf जो काम करता था वो कौन करता है? cout करता है. But printf and scanf both are functions, whereas cin and cout both are objects. इस वजह से हम उसके साथ कभी भी पैरेंथेसिस ब्रैकेट का यूज नहीं करते हैं, इस तरह के ब्रैकेट का यूज नहीं करते हैं. वी ऑलवेज यूज द लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर. हम हमेशा क्या यूज करते हैं? ये वाला ऑपरेटर. सो हो रहा है, विजिबल है ना स्लाइड? Yes, ma'am. Which is known as extraction operator and insertion operator. ठीक है, क्या कहलाता है? Extraction operator and insertion operator. The operator used with your cout is your insertion operator, and the operator used with the cin is your extraction operator. Clear है? Clear है ये? और कोई डाउट है? The next is C का हेडर फाइल क्या होता था? Studio.h. C++ का मेन हेडर फाइल क्या होता है? iostream.h. Studio.h का फुल फॉर्म क्या था? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट. एग्जैक्टली. और iostream का क्या होगा? इनपुट आउटपुट स्ट्रीम हेडर. ठीक है, इनपुट आउटपुट stream.h. क्लियर है? एक और फीचर है आपका C++ में विच इज नोन एज कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर. हम लोग मेमोरी एलोकेट करने के लिए सिर्फ पॉइंटर यूज करते थे अभी तक, बट उसके अलावा एक डिफॉल्ट फॉर्मेट और डिफॉल्ट फंक्शन C++ हमें प्रोवाइड करता है विच इज कंस्ट्रक्टर, और डिलीट करने के लिए प्रोवाइड करता है डिस्ट्रक्टर. ठीक है, जो कि C में क्या था? मिसिंग था. The next one is inline function. Inline is a keyword which is generated with the C++ language instead of C. C में ये concept था ही नहीं. Inline क्या होता है हम इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, पर इतना समझ लो inline क्या है? एक कीवर्ड है जिसको C++ में ही यूज किया गया. C में इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं था. So basically C++ is what? C++ is a procedure as well as object oriented language. ठीक है. Now the next slide is, देखो ये दिखा रहा है तुम्हारा स्ट्रक्चर ऑफ C and C++ फर्स्ट. आई होप तुम लोग सब फेमिलियर हो गए इस स्ट्रक्चर से. इससे ना हो, पर इससे तो ऑब्वियसली हो गए ही हो गए. ठीक है, हम लोग फंक्शन कॉल करते थे, फंक्शन यूज करते थे. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर C. जबकि कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ C++ का ऐसा होगा तुम्हारा जब आप प्रोग्राम पे काम करोगे तब. ठीक है, and this is the evolution of your C++. C language पे ही सिर्फ नहीं बल्कि
Generally, C++ was developed by the combination of C and Simula 67. C का सारा फीचर इसमें यूज किया गया था और क्लास मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट कहां से लाया गया था? सिमुला 67 नाम की लैंग्वेज से लिया गया था। और इन दोनों के कॉन्सेप्ट से जो लैंग्वेज बना था दैट इज सी विथ क्लासेस। उसका क्या नाम था? सी विथ क्लासेस। द कॉम्बिनेशन ऑफ सी एंड सिमुला 67 was defined as C with classes. After some time, Algol, the concept of Algol 68 was added inside it. कुछ कंटेंट या फिर आप कह सकते हो कुछ फीचर Algol के इसमें ऐड किए गए थे C with classes में, और उसके बाद इसके नाम को रीनेम किया गया था फ्रॉम C with classes to C++. ठीक है? Am I clear? Yes, ma'am. So this is the exact concept of your C++. C object oriented है as we know, extension है C++ का, developed by Zarne Straw. किसके थ्रू? Zarne Straw. ठीक है? Zarne Straw was also a master of Simula 67. ठीक है? और इसी वजह से उन्होंने C++ को डेवलप करने का सोचा भी। Straw ने जब C++ को डेवलप किया था तो इट वाज डिफाइंड एज C with classes इंस्टेड ऑफ C++. ये कैसे जाना जाता था? C with classes के नाम से जाना जाता था, C++ के नाम से नहीं जाना जाता था। आफ्टर सम टाइम रिक मैस्किटी ने इसे रीनेम किया था, तब इन 1983 में, फ्रॉम C with classes to C++, जहां पे प्लस प्लस का कॉन्सेप्ट इन्होंने C के इंक्रीमेंट ऑपरेटर से लिया था। इंक्रीमेंट ऑपरेटर तो पता है ना C++ का? Yes, ma'am. एग्जैक्टली तो ये उसी से उन्होंने इसके कॉन्सेप्ट को लिया था। इसी वजह से C++ को सुपरसेट भी कहा जाता है किसका? C का। ठीक है? C के आपके जितने भी कॉन्सेप्ट है, C में आप जो भी फीचर यूज करते हो वो सारा का सारा फीचर C++ में भी एप्लीकेबल है, हमेशा याद रखिएगा। नाउ दिस इज योर कॉन्सेप्ट जहां से आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज डेवलप हुआ। ठीक है? प्रोग्रामिंग पैराडिग्म और यू कैन से प्रोग्रामिंग अप्रोच। प्रोग्रामिंग अप्रोच होता क्या है? The way to design or the way to explain the concept of your program using your code is known as programming approach. आप अपने थॉट को जब अपने कोड के थ्रू एग्जीक्यूट करते हो या फिर डिजाइन करते हो तो उस कॉन्सेप्ट को प्रोग्रामिंग अप्रोच कहा जाता है। It provide the facility of a structure, or you can say provide the facility to design your code in an easiest way. So we have three kinds of programming approach. हमारे पास तीन तरह के अप्रोच हैं जो from the past to recent अपडेट होते चले गए, पर बेसिकली तीन ही तरह के कॉन्सेप्ट माने जाते हैं। फर्स्ट वन इज मोनोलिथिक एंड लीनियर कॉन्सेप्ट। मोनोलिथिक एंड लीनियर कॉन्सेप्ट is also defined as a concept of top down approach. Top down approach का मतलब है कि आप जैसे जैसे कोड लिखते हो, ठीक है, वैसे वैसे ही आपका कोड एग्जीक्यूट होता है। मतलब कि जैसे कि आप लोग स्ट्रक्चर में पढ़े हो तो ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि सारा कोड जिस बेसिस पे डिजाइन है उसी बेसिस पे एग्जीक्यूट होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप 4 फंक्शन कॉल कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका फंक्शन, मान लो आप 4 फंक्शन बना रहे हो, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया तुम्हारा, सेकेंड हो गया, तो स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? मैम आवाज अजीब। मैम आवाज अच्छा नहीं आ रहा है। मैम आवाज क्लियर नहीं आ रही है। ठीक है, तुम लोग म्यूट करो, एक बार हम एक बार बात कर लेते हैं सर से। फोन खराब हो गया।
राज, रोशन, अविनाश, अंजलि, हर्ष, अभय, रितेश, पुरुषोत्तम, मनु। आई एम नॉट गोइंग टू आस्क द अटेंडेंस। तो ये पहले ही आप लोग को इंस्ट्रक्ट किया जा चुका है कि इस तरह से आप लोग को अटेंडेंस नहीं मार्क करना है जब तक कि बोला न जाए। समझ में नहीं आ रहा है या समझना चाहते नहीं? प्रॉब्लम क्या है? ऐसे किसी का भी अटेंडेंस मार्क हम नहीं करने वाले हैं। जब जो बोला गया है उस चीज को फॉलो करो, अदरवाइज कुछ भी होने नहीं वाला है। विशाल, माइक म्यूट करो। क्या? यस मैम। मनु, थोड़ी देर वेट करो, सर देख रहे हैं। हेलो हेलो, आवाज ठीक आ रही है मेरी अभी? नो मैम। बफर कर रहा है मैम, आवाज बहुत बफर कर रहा है। अब यस मैम, ठीक है मैम। यस मैम, अब सही है मैम। ठीक है, हो गया। सो मोनोलिथिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। एल्गोरिदम तो सभी जानते हो, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। हेलो, यस मैम। एल्गोरिदम के कॉन्सेप्ट पे ही मोनोलिथिक को डेवलप किया गया था। इट मीन्स जब तक स्टेप 1 नहीं होगा, यू कैन नॉट जंप फ्रॉम स्टेप 3। अगर आप स्टेप 1 के बाद स्टेप 3 पे जाना चाहते हो तो ये पॉसिबल ही नहीं है अगर आप स्टेप 2 को मिस कर रहे हो तो। हाँ, ये अलग बात है कि आपको स्टेप 2 की जरूरत ही नहीं होगी। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रोग्राम में हमें किसी पर्टिकुलर कंटेंट की जरूरत नहीं होती है एंड यू वांट टू स्किप देम, तो ये फैसिलिटी आपको मोनोलिथिक प्रोवाइड ही नहीं करता था। इन दैट केस अगर आपका प्रोग्राम, सपोज करो 100 लाइन का प्रोग्राम है आपका, ठीक है, और आपको उसमें से सिर्फ और सिर्फ 5 लाइन के इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करवा के उसका रिजल्ट चाहिए, मात्र कितने लाइन का? 5 लाइन का। लेकिन आपको पूरे 100 लाइन को एग्जीक्यूट करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये हमेशा लीनियर कॉन्सेप्ट पे काम करता है, मतलब लाइन बाय लाइन या क्यू कॉन्सेप्ट पे काम करता था। ठीक है, तो एक लाइन के बाद दूसरा लाइन, फिर थर्ड एंड फोर्थ, इस तरीके से ही आप अपने इंफॉर्मेशन को एग्जीक्यूट करवा सकते हो। हार्डवेयर में अगर इसका कॉन्सेप्ट लिया जाए तो टेप ड्राइव याद है आप लोगों को? यस मैम। तो उसमें ये सेम कॉन्सेप्ट था, ठीक है, पर वो तो स्टिल हार्डवेयर है, तो चलो हम लोग उसको फॉरवर्ड कर सकते थे। पर प्रोग्रामिंग में अगर हम ऐसा करते हैं तो ये डिफिकल्ट सिचुएशन होता है फॉर द ट्रांसलेटर, ठीक है, जिसकी वजह से आपका सिस्टम हैंग भी कर सकता है। तो यहाँ पर मोनोलिथिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट से ही एक्चुअली प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट जनरेट हुए थे, बट इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि आपको लाइन बाय लाइन ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाना पड़ता था। आप कभी भी अपने किसी पर्टिकुलर कोड या किसी पर्टिकुलर पार्ट पे जंप नहीं कर सकते थे। अगर आपको कहीं पे कोई एरर शो हो रहा है, जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं आप लोगों को बैच प्रोग्रामिंग में,
बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में कि अगर कोई एरर जनरेट भी हो रहा है तो यूजर मिड ऑफ द एग्जीक्यूशन इंटरफेयर नहीं कर सकता था। मोनोलिथिक का भी सेम कॉन्सेप्ट है। अगर आपका कोड जनरेट हो चुका है तो जब तक अगर आपको कोड में एरर शो भी हो रहा है आप कुछ नहीं कर सकते थे जब तक कि वो एरर खुद ही रिटर्न ना कर दे आपका सिस्टम। ठीक है, मतलब कि जब तक वो प्रोग्राम को ब्रेक ना कर दे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते थे। दिस इज ऑल्सो डिमेरिट ऑफ योर मोनोलिथिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, दूसरा, आप इसमें सिर्फ और सिर्फ गो टू स्टेटमेंट ही यूज होता था एज अ जंप स्टेटमेंट। मतलब कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर लाइन पे जाना हो यू जस्ट यूज द जंप स्टेटमेंट, उसके अलावा आप कुछ भी यूज नहीं कर सकते थे। डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल हमेशा यूज करना पड़ता था। मतलब कि अगर आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो तो आप उसको अपर ऑफ द प्रोग्राम टॉप ऑफ द प्रोग्राम तो डिक्लेयर करोगे ही करोगे, आप जितनी बारी उसको यूज कर रहे हो उतनी बारी उसको डिफाइन करना पड़ता था। दिस इज ऑल्सो प्रॉब्लम एक्चुअली, दीज ऑल आर द प्रॉब्लम्स ऑफ योर मोनोलिथिक प्रोग्रामिंग। अभी भी इस कॉन्सेप्ट को अगर हम अप्लाई करते हैं तो ये सारे प्रॉब्लम्स इसी तरीके से होते हैं। ठीक है, तो इस डिमेरिट को रिमूव करने के लिए ये देखो, दीज आर द प्रॉब्लम। ठीक है, जो भी हम डिस्कस किए, इस डिमेरिट को रिमूव करने के लिए ये होता था आपका ग्लोबल डेटा। आप लोकल और ग्लोबल डेटा पे, ग्लोबल डेटा का कॉन्सेप्ट याद पता है ना सबको? हेलो मैम, याद नहीं है। चलो, याद नहीं है तो वो याद आ जाएगा। ऐसे पता है ना, जब हम आउटसाइड किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और बाकी सारे मेंबर्स उसको यूज कर सकते हैं इक्वली, तो वैसे डेटा को हम लोग ग्लोबल डेटा कहते हैं। ठीक है, और जब किसी के इनसाइड कोई वेरिएबल डिक्लेयर होता है और सिर्फ वही पर्टिकुलर पोर्शन उस वेरिएबल को यूज कर सकता है, दैट इज योर लोकल डेटा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट यूज होता था। इसी तरीके से एक एक करके आपका प्रोग्राम रन करता था। दिस इज योर मोनोलिथिक कॉन्सेप्ट विच इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था। तो इसके डिमेरिट को रिमूव करने के लिए वी हैव अ नेक्स्ट वन, दैट इज अ प्रोसीजर और अ स्ट्रक्चर्ड कॉन्सेप्ट। स्ट्रक्चर्ड कॉन्सेप्ट इसलिए इसको बोला जाता था क्योंकि इसमें सारे प्रोग्राम फंक्शन में स्प्लिट हो जाते थे। मतलब कि सारे प्रोग्राम छोटे छोटे फंक्शन में, या आप उसको मॉड्यूल भी बोल सकते हो, क्या होते थे, स्प्लिट हो जाते थे। और हम उसे इजिली आइडेंटिफाई कर सकते थे, मॉडिफाई कर सकते थे, और चाहे तो पूरे ग्रुप में और चाहे तो एक एक करके भी एग्जीक्यूट करवा सकते थे। तो बेसिकली अगर कोई एरर अकर होता था, अगर कोई एरर आता भी था, तो वी कैन इजिली आइडेंटिफाई these errors inside the programs। जैसे अभी भी सी में क्या होता है, आप अगर कोई एरर आता है तो यू कैन फाइंड दैट एरर बाय द लाइन नंबर, है ना? तो these are some problem actually which are overcome by your procedure oriented language। ये सब कुछ प्रॉब्लम्स है जो आपके प्रोसीजर ओरिएंटेड के थ्रू ओवरकम किए गए थे। एम आई क्लियर? समझ में आया? हेलो, एक बार और बता दीजिए। क्या बताना है पहले ये बताओ। नहीं, ये स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के बारे में। एग्जैक्टली, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये देखो, ये है तुम्हारा स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये ग्लोबल डेटा सपोज करो तुम्हारे मेन से कनेक्ट है। ठीक है, ये लोकल डेटा मान लो फंक्शन ए है, ये फंक्शन बी है और ये फंक्शन सी है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट ओनली द फंक्शन ए, तो ये हमें फैसिलिटी देता था कि आप सिर्फ फंक्शन ए को एग्जीक्यूट करो। अगर आपको सिर्फ बी एग्जीक्यूट करवाना है, सिर्फ बी को एग्जीक्यूट करो। अगर आपको सी एग्जीक्यूट करवाना है, सिर्फ सी को एग्जीक्यूट करो। अगर आपको सी को पहले एग्जीक्यूट करवाना है, फिर ए को एग्जीक्यूट करवाना है एंड देन बी को एग्जीक्यूट करवाना है, तो भी ये फैसिलिटी आपको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, जबकि लीनियर में ये सब नहीं होता था। सो in a structured programming language, all the code or all the part of or all the action of program are splitted in a small module or function। सारे प्रोग्राम छोटे छोटे मॉड्यूल में स्प्लिट होते थे एंड एग्जीक्यूट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ यूजर। और किसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट करते थे? यूजर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट करते थे। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस ऑफ योर सी एंड C++, और यू कैन से C and C++ नहीं, linear and structured programming concept।
किसके बीच का डिफरेंस बताता है ये? लीनियर और स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखो ये कैसे चल रहा है, बिल्कुल लाइन वाइज। ये कैसे चल रहा है? फंक्शन वाइज, ब्लॉक वाइज। इसको आप ब्लॉक कह सकते हो ना, तो ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3। आपको जो भी ब्लॉक पहले एग्जीक्यूट करवाना है, यू कैन एग्जीक्यूट दैट ब्लॉक ओनली। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन योर स्ट्रक्चर्ड एंड मोनोलिथिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। समझ में आया? यस मैम। ओके। Now you can mark your attendance in your chat box. मैम रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। रजिस्ट्रेशन नंबर का लास्ट 3 डिजिट, आई रिपीट, लास्ट 3 डिजिट ऑफ योर रजिस्ट्रेशन नंबर। ओके मैम। मैम रजिस्ट्रेशन नंबर तो याद ही नहीं है। तो अटेंडेंस मत बनाओ राज, सिंपल। एडमिट कार्ड पे होगा जो इस पर एग्जाम दिए। अच्छा ठीक। सनी, डोंट प्रेजेंट योर स्क्रीन। अब लीव कर देना मैम। हाँ, नहीं अभी रुको, क्वेश्चन करना है। मैम मैम हाँ बोलो, सुन रहे हैं विशाल। मैम ओएस के एग्जाम कितना क्वेश्चन हार्ड था? अभी C++ की बात करो। मैम ओएस की बात कर लेते हैं। विशाल। यस मैम। मैम प्रमोशन हो गया ना? क्वेश्चन कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसको अब छोड़ दो, वो पिछले सेमेस्टर का था। रिजल्ट तो आएगा ना भाई अभी। ऊपर आओ, हम रिजल्ट देते हैं तुमको। विशाल। यस मैम। Who was the developer of C++? Mute your mic. मोबाइल से सर्च कर रहा है। कुछ नहीं कर रहे हैं भाई। Who was the developer of C++? जॉन थॉमसन बोल दो। मैम पता नहीं मेरे को। Who was the developer of C? राज, म्यूट करो। विशाल, सी तो पढ़ चुके हैं ना, पेपर भी दे दिए, अब बताओ। सी का मैम दयाल सर पढ़ाते थे। राज, तुमसे कौन पढ़ाते थे ये नहीं पूछा गया, तुम अपने माइक को म्यूट रखो। मैम सी का कुछ डेनिस रिची था कुछ। कोई डेनिस रिची नहीं था, सिर्फ डेनिस रिची थे, और था नहीं होता है, थे। पता नहीं। हाँ मैम जो ओके। Who is the superset of which language is मैम बाजार ने स्ट्रोस्ट्रप। वो तो हाँ, वेरी गुड। गूगल से देखे भाई। विशाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस मैम। Which language is a superset of C language? C का superset कौन से लैंग्वेज को कहा जाता है? हेल्प करो भाई। मैसेज करो मैं। कितना इजी क्वेश्चन कर रहा हूँ तुमसे। गुड, वेरी गुड मनु। नेक्स्ट क्वेश्चन। निखिल। विशाल, म्यूट करो, वरना थर्ड भी तुम्ही से पूछेंगे। पूछिए। अगर तुम आंसर नहीं करोगे तो ये मार्क होने जा रहा है। हाँ बोल दिया मैम, पूछिए, पूछ लीजिए तो इससे फिर से और एक। मैम म्यूट हो गया। हाँ मैम। What was the previous name of your C++?
previous name of C++. Yes, Manu, please, no, not right now. पता तो चले कितने सुन रहे हैं लोग. नहीं पता मैम. सी फ्रंट और क्या? वेरी गुड. अभी कोई मनु बताना है तुमको? मैम 2 आंसर दे दिया आपने. ठीक है, पूछिए मैम. वही सेम क्वेश्चन. अगर बताना है तो ऐसा कोई रूल तो नहीं मेरा है. आंसर गलत था मैम. हाँ. मैम सी विद क्लासेस नाम से जानता हूँ. सी विद क्लासेस. गुड. ओ सी विद क्लासेस. ओके. राहुल रायचंद. मैम कुछ नहीं सुना होगा. गुड मॉर्निंग राहुल. गुड मॉर्निंग बाय. राहुल. यस मैम. Who coined the C with classes as C++? Who coined the C with classes as C++? नहीं पता भाई. नहीं पता मैम. क्यों नहीं पता? क्योंकि पढ़े ही नहीं. पता कैसे रहेगा, हम पूरा लॉकडाउन अभी से तो पढ़े थे. बताए हैं. ऐसा थोड़ी पहले से पढ़ के तो कुछ है नहीं. अभी जो भी क्लासेस हो रहे हैं वही बताना. अमन कश्यप. अमन. हाँ मैम. सेम क्वेश्चन. मैम सी प्लस प्लस का डेवलपर. नहीं, C++ का डेवलपर तो ज़ैरने स्ट्रॉक था ना. C विद क्लासेस को C++ किसने बनाया था? डोंट नो. रिक मैस्किटी. ठीक है. मैम इतना हार्ड नाम है उसका, याद कैसे रहेगा? मैं फिर से बोलिए, क्या नाम है? रिक मैस्किटी. RICKMASCITT. मैम चैट बॉक्स में लिख दीजिए ना, आवाज क्लियर नहीं आ रही है. ओके फाइन, हम ऐसे भी ये शेयर कर लेंगे तुम लोगों के साथ. ठीक है. तो मैम मॉस्किटो. थोड़ी देर में. ओके. अटेंडेंस सबका हो चुका है? यस मैम. ठीक है. आप लोग लीव कर सकते हो, लेफ्ट कर सकते हो इसे. मैम अटेंडेंस का फाइन यहाँ भी लगेगा.